जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का लास्ट डेट जॉब के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेकर के बातचीत करने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के माध्यम से यह जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स पुरुष और महिला के लिए ये वैकेंसी है जो 2023 की वैकेंसी है। इसकी जो आवेदन तिथि है, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 21 अगस्त 2023 और जैसा कि हमारे चैनल का नाम है लास्ट डेट, तो अंतिम तिथि इसके आवेदन की है 21 सितंबर 2023। ध्यान रखेंगे 21 सितंबर 2023, तो पूरे एक महीने तक ये वैकेंसी जारी रहने वाली है। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसके नोटिफिकेशन से, और समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह यह है कि OTR नंबर यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। OTR क्या है? OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का फुल फॉर्म है। और यूपीपीएससी की अब कोई भी वैकेंसी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी वैकेंसी के लिए OTR होना महत्वपूर्ण है। और जब तक आपको OTR प्राप्त नहीं होगा आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो OTR पे हम एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं और अगली वीडियो हमारी OTR पे ही होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इस वैकेंसी के बारे में हम केवल बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ क्लियर होते हैं कि OTR नंबर की ज़रूरत होगी। यदि आपके पास OTR नहीं होगा तो सबसे पहले वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले आपसे ये कहा जा सकता है कि OTR कंप्लीट करिए। ठीक, अब आगे जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहले OTR है, फिर OTR के बाद फाइनल सबमिशन आपको करना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, अपनी अर्हता चुननी होगी और इस तरह से उसकी सॉफ्ट कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखनी होगी। ये सारे प्रोसेस हैं इसमें। अब आइए जानते हैं कि वेबसाइट कौन सी है जिसके माध्यम से हम अप्लाई करते हैं। तो वह वेबसाइट upsc.up.nic की वेबसाइट है। इसके माध्यम से आप इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फिर से एक बार नोटिफिकेशन में आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण, OTR रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जब आप वैकेंसी में अप्लाई पे क्लिक करेंगे तब क्या होगा, अप्लाई क्लिक पे करने के बाद वो तुरंत आपसे पूछेगा ऑथेंटिकेट विथ OTR, और जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे हैव यू कंप्लीटेड योर OTR, मतलब आपने अपना OTR कंप्लीट किया है कि नहीं किया है रजिस्ट्रेशन उसको। तो एक यस का ऑप्शन होगा, एक नो का ऑप्शन होगा। यदि आप यस करते हैं तो आप गो बटन पे सीधे जा करके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आपको OTR नंबर डालना होगा और प्रोसीड जब आप करेंगे तो क्लिक ऑथेंटिकेट करने के लिए कहेगा, क्लिक हियर। उसके बाद OTP आपके मोबाइल पे आएगी, जो भी आपने मोबाइल नंबर OTR में दिया होगा, और उसके बाद से आप आपकी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, जहाँ पे आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं प्रदर्शित होने लगेंगी। साथ ही साथ जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं वो भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, यदि आपने OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और नो पर क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट OTRPariksha.nic पे चले जाएंगे और वहाँ पर जा करके सबसे पहले आपको OTR का रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके जो भी क्रम है उसको पूरा करना होगा। और उसके बाद से आप पुनः इसी पेज पर आ करके अपनी जो इससे पहले जो प्रक्रिया बताई गई है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी हम लोगों ने जानी। अब हम देखते हैं उसके बाद से जब आप फॉर्म का प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो तीसरे चरण में आपकी पेमेंट की स्थिति बनेगी, जहाँ पे आप नेट बैंकिंग से कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न उसके मोड हैं। हाँ, पेमेंट करते समय ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो आपकी पेमेंट की रसीद है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना चाहिए या PDF सेव कर लेना चाहिए। कई बार पेमेंट फंस जाते हैं तो वो क्लियर होने में उसके जो नंबर होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, नहीं तो आप नुकसान में फंस सकते हैं। ठीक है, पेमेंट क्या है? तो सामान्य और आर्थिक वर्ग से कमजोर और OBC के छात्रों के लिए आपका पेमेंट है 125 रुपया, जैसा कि बहुत ही सस्ती फीस होती है हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। साथ ही साथ SC और ST के लिए 65 रुपये ये फीस है। दिव्यांगजनों के लिए केवल 25 रुपये फीस है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमारे वहाँ पे आपकी 65 रुपये फीस है। तो ये एक सामान्य फीस की जानकारी हो गई। अब हम जानते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। और मतलब कि जो अंतिम तिथि है आपका कब है, अंतिम तिथि लास्ट डेट कब है,
21 सितंबर 2023 तक आपको पेमेंट जरूर कर देना होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट वही है। ठीक, हाँ, अब ये जान जाते हैं कि जो स्टाफ नर्स पुरुष और महिला की ये जो वैकेंसी आई हुई है उसमें कुल स्टाफ नर्स के पद पुरुषों के लिए 171 पद हैं, जबकि स्टाफ नर्स महिला के जो पद हैं वह 2069 पद फीमेल के लिए, 171 पद किसके लिए, मेल के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, और हमारे पुरुष भाइयों में भी जिन्होंने नर्स का कोर्स कर रखा हुआ होगा उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है नौकरी पाने का और सरकारी सेवा में आने का। ठीक, अब हम जान जाते हैं इसमें कि यह किस तरह का पद है। तो ये समूह ख के पद हैं जो अराजपत्रित होते हैं, गजटेड ये नहीं होते हैं। यहाँ पे वेतनमान क्या है, 9300 से लेके 34,800। ग्रेड पे क्या है, 4600। सामान्यतः जो माध्यमिक के शिक्षक होते हैं उनके वेतनमान के बराबर यह है, और लेवल 7 से आपका शुरू होता है। विभाग कौन सा आपका होगा, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा विभाग आपका होगा। आइए अब जानते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। हाँ, यहाँ पे ये बता रहा है कि यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको अपने ओटीआर में उस श्रेणी को चुनना होगा। क्यों, क्योंकि सारी व्यक्तिगत सूचनाएं आपकी ओटीआर से ही साइनिक होकर के अटैच होकर के वहाँ पे शो होंगी। तो आप यदि आपने ओटीआर में अपना आरक्षण श्रेणी चुना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं चुना हुआ है तो आप यहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, वैवाहिक स्थिति जैसा कि सभी सरकारी नौकरियों में होता है कि यदि पुरुष अभ्यर्थी है तो उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थी के केस में किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसने पहले से ही एक पत्नी हो वो पात्र नहीं होगी महिला। अब आते हैं जो इस वैकेंसी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम किसी भी फॉर्म को भरें कि न भरें यह डिसाइड करते हैं। तो स्टाफ नर्स पुरुष के लिए जो शैक्षिक योग्यता है उसमें 3 तरह की शैक्षिक योग्यताएं हैं, जिसमें सबसे पहला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक, तो ये क्लियर है कि आपके पास साइंस से हाई स्कूल और इंटर होना जरूरी है। किससे, साइंस से क्या, हाई स्कूल मतलब 10th और 12th होना जरूरी है। ठीक, दूसरी योग्यता क्या है, संयुक्त प्रांत नर्स या धारती परिषद जो होती है जिसको हम लोग स्टाफ नर्स या मिडवाइफ कहते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपके पास सामान्य नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या नर्सिंग में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात बी नर्स का जो आपका कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वह आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए वह यह है कि जो संयुक्त नर्सों का और मिडवाइफ का जो परिषद है, काउंसिल है जो पूरे इनको देखती है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। स्टाफ नर्स की जो काउंसिल है उसमें, जैसे डॉक्टरों की जो काउंसिल होती है उसमें डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, ठीक इसी तरह इनका भी उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक इसी तरह महिलाओं के पद में भी है कि उनके पास हाई स्कूल इंटर जो होना चाहिए साइंस से होना चाहिए, उनके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसका, नर्स, जो उत्तर प्रदेश नर्स और धात्री परिषद है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि जो समकक्ष से चीज़ें हैं, जो समकक्ष परीक्षाएं हैं हाई स्कूल की या इंटर की, उनमें यहाँ पे 35 बोर्ड के नाम दिए गए हैं अलग अलग राज्यों के। उन्हीं के द्वारा यदि आपने किया हुआ है, वहाँ से यदि आपका हाई स्कूल और इंटर है तभी आपकी यह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कहीं से आपने किया है तो वह मान्य नहीं होंगे। तो इंटर के हाई स्कूल के लिए 35 बोर्ड के नाम दिए गए हैं, साथ ही साथ इंटर के लिए भी 35-36 बोर्ड के नाम दिए हुए हैं। तो आपका जो होना चाहिए वो वहीं से होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर। ठीक, अगला है कि इसका प्रोसेस क्या होगा भर्ती की प्रक्रिया 100 अंक की होगी, 100 नंबर की, जिसमें जो पहला है 85 नंबर के, प्रथम 85 अंक की लिखित परीक्षा होगी। ठीक, और उसके बाद जो बचे 15 नंबर हैं वह ऐसे नर्स जो संविदा पर पहले से ही उत्तर प्रदेश सेवा में कार्यरत हैं उनको उनकी सेवा के आधार पर 15 नंबर दिए जाएंगे। जैसे क्या है कि यदि
संविदा के आधार पर सेवा का प्रथम वर्ष उन्होंने पूर्ण किया है तो 1 साल के लिए 3 अंक मिलेगा। इसी तरह उसके बाद के अगले प्रत्येक पूर्ण साल के लिए 3-3 नंबर मिलेगा और अधिकतम आपको 15 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उत्तर प्रदेश सरकार में नर्स का काम कर रहे होंगे उनके हर एवरी ईयर के लिए उनको 3 अंक मिलने हैं और 85 अंकों 85 नंबर से जो इनकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि हाँ, लिखित परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद इसमें मुख्य परीक्षाएं भी होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा जो भी सफल होंगे और उनको कुछ फीसें जमा करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं परीक्षा शुल्क जो है कमजोर वर्ग और सामान्य अभ्यर्थियों को 200 रुपये प्लस 25 रुपये अर्थात 225 रुपये। इसी तरह जो SC ST हैं उनको कुल 105 रुपये जमा करने होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा के बारे में भी अभी क्या क्या चीज़ें आएंगी वो आगे हम आपको बता देंगे नोटिफिकेशन में। अब देखते हैं कि जो परीक्षाएं होनी हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी जो इसमें सबसे ज़रूरी है कि कैसे हम इसके परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी मैंने आपको पहले बताया 85 नंबर्स की 85 अंकों की होगी, जिसमें से 30 प्रश्न किसके होंगे, सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के कुल कितने प्रश्न होंगे 20 प्रश्न होंगे और कुल 120 प्रश्न किसके होंगे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। कितने प्रश्न 120 प्रश्न नर्सिंग से रिलेटेड। इस तरह प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी 170। अवधि कितनी होगी 2 घंटे का पेपर होना और अंक कितने होंगे 85 अंक होंगे, अर्थात कि एक प्रश्न आधे अंक का होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड कर देता हूँ। अब वो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो आप माने या ना माने, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आपके पास इससे अच्छे सुझाव हों तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जैसे सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा है, जो सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न आने हैं उसके लिए मेरे ख्याल से जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है वह सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आपके जो घटना चक्र है, घटना चक्र का भी सामान्य ज्ञान आता है। एक सामान्य GS पॉइंटर या सामान्य ज्ञान करके आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सामान्य हिंदी, आपकी हिंदी पब्लिकेशन में एक सफ़ेद रंग की बुक आती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, मैं आपको लिंक कमेंट में कमेंट कर दूँगा। वह हिंदी की बुक आपके लिए बहुत पर्याप्त होगी। 20 प्रश्नों में से आपके मैक्सिमम प्रश्न उसमें से आ जाएंगे। वह पूरे परीक्षाओं का पुराना संकलन होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, तो वो मैं लिंक में कमेंट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी नर्सिंग के लिए आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पे सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, भारत और विश्व का भूगोल दिया हुआ है और आर्थिक भूगोल की बात कर रहा है। इसी तरह जो पॉलिटी के क्वेश्चन है जैसे संविधान है, पंचायती राज्य हैं उनकी बात कर रहा है, अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो करंट अफेयर हैं उनकी बात कर रहा है, एग्रीकल्चर है, सामान्य विज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी लूसेंट और जो घटना चक्र का सामान्य अध्ययन आता है या GA करके कुछ आता है उसमें हो जाएगा। बाकी जो थोड़ी बहुत गणित है वह हाई स्कूल के स्तर की गणित है तो आपको उसको अलग से देखना पड़ेगा। हिंदी में मैंने आपको बताया कि विलोम है, आपके वाक्य, अभ्यर्थी, ये सारी चीज़ें हैं, वर्तनी, अशुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए तद्भव तत्सम, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जिस हिंदी की बुक को मैं रिकमेंड आपको करने वाला हूँ यहीं पे उसकी फ़ोटो आपको प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक, इस हिंदी की किताब से आपका कंप्लीट हो जाना है। बाकी नर्सिंग के लिए आप खुद देख लीजिए, चूँकि आप लोगों ने BSc नर्सिंग पढ़ी होगी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को पहले से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा भी इसमें आयोजित होनी है। अब उसकी मेरिट के किस आधार पे बनेगी वो आगे पता चलेगा। मुख्य परीक्षा कितने प्रश्न पत्र होंगे, तो मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, कुल उसकी 3 घंटे की अवधि होगी, 85 नंबर का पूरा पेपर होगा और पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय से प्रश्न पत्र की रचना है। तो प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन निश्चित है। मतलब इसमें 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 5-5 अंकों के होंगे, जिसकी शब्द सीमा 125 होगी और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 15 अंकों के होंगे और उनकी शब्द सीमा 300 अंकों की होने वाली है। तो इस तरह से हम लोगों ने नर्सिंग के
जो वैकेंसी आ रखी है स्टाफ नर्स पुरुष और महिला परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग के द्वारा कराई जा रही है, उसके बारे में हमने जाना कि 21 अगस्त से इसकी वैकेंसी शुरू होकर के 21 सितंबर तक रहने वाली है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाई स्कूल और इंटर में विज्ञान सब्जेक्ट हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा नर्सिंग से कर रखा है और जिनके पास इनकी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, वह इस पद को भरने के लिए योग्य हैं। पुरुषों के लिए इसमें 171 पद आने वाले हैं और महिलाओं के लिए 2069 पद आए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसको देखें, अपने परिचितों जिन्होंने भी ये किया है उनको शेयर करिए, लाइक करिए, और इस तरह से हम आगे के वीडियो में OTR कैसे भरा जाता है उसके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।